हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लास एज में। तो बच्चों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो बोर साहब के अभिग्रहित पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बोर के अभिग्रहित। 3 अभिग्रहितों के बारे में हमने चर्चा की थी और आज हम जो चर्चा करेंगे उन बोर साहब के अभिग्रहितों के आधार पर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उन्हीं कक्षाओं में चाल ज्ञात करेंगे और उन कक्षाओं की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं की हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? बोर साहब के अभिग्रहितों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम बोर के अभिग्रहितों के आधार पर इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं हैं उनकी त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। तो अभिग्रहित लगाएंगे। उनका पहला अभिग्रहित क्या है? जो कूलॉम बल है, या आप ये कह सकते हो स्थिर वैद्युत बल है, वो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो कूलॉम बल है, या आप ये कह सकते हो स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन को अपने वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो इसका मतलब कूलॉम बल बराबर किसके हो गया? अभिकेंद्री बल के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोर की प्रथम अवधारणा से, बोर की प्रथम अवधारणा कह सकते हो या बोर के प्रथम अभिग्रहित से कह सकते हो। तो बोर के प्रथम अभिग्रहित से हाँ, तो बच्चों इसको बहुत ही ढंग से समझना है। आज कमेंट्सों पर कम ध्यान देना है। कमेंट्सों के आप एक दूसरे के जवाब देने में लगे रहते हो तो उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज के जो टॉपिक हैं बिल्कुल अगर आपने थोड़ी सी भी मिसिंग कर दी तो आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि ऊपर से न गुजर के इसके अंदर ही सेव हो जाएं बस। तो इसके लिए कमेंट्सों पर कम ध्यान देना है। तो केवल यहाँ बिल्कुल अटेंशन होके पढ़ना है आज के टॉपिक ये जितने भी हैं। तो बोर के प्रथम अभिग्रहित क्या है कि कूलॉम बल, या आप ये कह सकते हो स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्री बल के बराबर है। यही तो हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा? कूलॉम बल के। कूलॉम बल, या कूलॉम बल को आप स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हो। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल कूलॉम बल के बराबर हो गया। और आपने 11th क्लास में अभिकेंद्रीय बल पढ़ा है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r होता है कि नहीं होता है? अरे mv²/r किसका फॉर्मूला है? अभिकेंद्रीय बल का। कहाँ से? 11th क्लास से। अब बात आती है कूलॉम बल की। अब कूलॉम बल को हम अप्लाई किस में कर रहे हैं? नाभिक तथा उसके चारों इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उसके लिए हम कूलॉम बल लागू करेंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। जैसे ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? यहाँ फिलहाल हम वृत्ताकार पथ मान रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। लेकिन फिलहाल अभी बोर साहब की अभिग्रहित ही चल रहे हैं तो हम वृत्ताकार पथ ही मानेंगे। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। नाभिक है, नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है? और प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उसके, जैसे माना कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? n है। कितनी है? और वैसे प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम परमाणु क्रमांक का निर्धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो Z मान लो, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? अरे जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है वो उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है कि नहीं होती है? और एक प्रोटॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो क्योंकि आपने कूलॉम नियम पढ़ा है, F इक्वल क्या होता है? K⁴ आपने ये तो पढ़ा है। अरे कूलॉम बल ये तो होता है, F इक्वल क्या होता है? K⁴ तो यहाँ Q1 क्या हो जाएगा? K, इस इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे मान लेता हूँ। तो यहाँ Q1 क्या हो जाएगा? Q1 देखो, माना कि इलेक्ट्रॉन ये है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्यों? पहला आवेश और ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा आवेश। क्योंकि दो आवेशों के मध्य बल ही तो ज्ञात करते हैं कूलॉम बल। तो एक तो आवेश ये हो गया नाभिक पर आवेश, और एक आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इन दोनों के मध्य में बल ज्ञात करना है। तो एक तो नाभिक पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? माना कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? Z का मतलब परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है
जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश एक प्रोटॉन पर होता है। तो यहाँ मैं Ze कर सकता हूँ। यहाँ E क्या है? प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश। जहाँ E क्या है? प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, और Z क्या है? परमाणु क्रमांक, अर्थात उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। एक प्रोटॉन पर आवेश E है तो जितने प्रोटॉन उपस्थित है अर्थात परमाणु क्रमांक उसे गुणा करने पर कुल आवेश आ जाएगा। नाभिक पर उपस्थित कुल आवेश, आपको पता है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है ही, अरे वो तो न्यूटन है, उस पर कोई आवेश है ही नहीं। और ये यहाँ प्रोटॉन पर ये आवेश है, तो नाभिक पर कुल आवेश की जब बात की जाएगी तो कितना आएगा? Ze। ध्यान रखना कितना आएगा? Ze। E जहाँ प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश है और Z जहाँ प्रोटॉनों की संख्या है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Ze। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो यहाँ E रखा है तो उसको भी क्या रख लो? E रख लो। आपको सर इसको E से क्यों माना है? प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को E से क्यों माना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने उसको भी E मान लिया है और इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश को E से मानते ही हैं। तो .E बात समझ में आ गई कि नहीं? Ze.E अर्थात Ze तो नाभिक पर उपस्थित आवेश और E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, तो इन दोनों के मध्य बल लगेगा, उसके लिए हम इन आवेशों का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Ze.E अपॉन R स्क्वायर, तो R दूरी माना कि R ही मान लो, तो R स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ Q1 क्या है? माना कि नाभिक पर उपस्थित आवेश, तो नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा? Ze। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि E क्या है? एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, तो कुल आवेश नाभिक का आवेश तो ये आ गया Ze। और Q2 क्या है? उस इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, उस इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, तो इसका कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला आ गया, नया फॉर्मूला आ गया कि Ze। का मतलब E स्क्वायर कह लो। तो हम यहाँ जो कूलॉम बल के लिए यहाँ जो फॉर्मूला रखेंगे तो Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर रखेंगे, न कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 के मान हमने यहाँ रख लिए हैं स्थिति के अनुसार। तो इसका सेपरेट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। अब इसको मैं उठा करके यहाँ रख रहा हूँ, तो कूलम बल क्या हो जाएगा? K का भी मान साथ ही रख देता हूँ, तो Ze स्क्वायर और Ze.E तो आया था, K का मैं यहाँ मान ही रख देता हूँ, तो K का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और R स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? ये कंसेप्ट समझने वाला है कि कूलॉम बल हमने किस प्रकार से ज्ञात किया है, कूलॉम बल का फॉर्मूला यहाँ किस प्रकार से ज्ञात किया है। और ये आपको पता ही है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन R होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की त्रिज्या, हमें क्या पता है कौन सी कक्षा है, हमें ये तो पता नहीं है, तो त्रिज्या के बारे में पता नहीं है। माना कि nवीं कक्षा, n का मान चाहे कुछ भी हो, पहली कक्षा हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। nवीं का मतलब कोई सी भी हो सकती है, जब हियर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ n प्राकृतिक संख्या के अंदर बिलोंग करेगी। तो यहाँ n लिख दो, मतलब nवीं कक्षा की त्रिज्या। अब वेग भी हमें क्या पता है कौन सी कक्षा में अरे अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग अलग होता है, तो माना nवीं कक्षा में वेग कितना है? v है, तो Vn लगा रहा हूँ मैं यहाँ क्या लगा दिया? Rn। nवीं कक्षा की त्रिज्या और Vn क्या है? nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ये समझ में आ गया कि नहीं? जब यहाँ ये कंडीशन है तो यहाँ भी nवीं कक्षा की त्रिज्या आएगी। तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा है, समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ nवीं कक्षा में वेग हो गया इलेक्ट्रॉन का, nवीं कक्षा की त्रिज्या हो गई, यहाँ nवीं कक्षा की त्रिज्या हो गई। और अब इसको आगे ड्राइव कर दो, R से R कट गया, क्या बचा? mv स्क्वायर। अरे n क्यों लगाया, ये समझ में आ गया कि नहीं? Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन0 Rn। एक Rn से एक Rn कट गया, तो स्क्वायर में से क्या बचा? एक Rn ही बचा, तो इसको दे दो समीकरण 1। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब बात कर लेते हैं हम बोर साहब के द्वितीय अभिग्रहित से, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से। अब बताओ बोर साहब का द्वितीय अभिग्रहित क्या था? MVR। अरे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान अर्थात MVR का मान
h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये तो द्वितीय अभिग्रहित है, तो लिख दो उसी हिसाब से फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया ही था कि कोणीय संवेग का मान MVR का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या हो जाएगा NH/2। अब यहाँ बताओ, हमें कक्षा की पता है क्या, कौन सी कक्षा है, तो माना कि NV कक्षा की त्रिज्या और ये NV कक्षा में वेग, तो VN हो गया, RN हो जाएगा, तो VN RN, यहाँ R भी है नहीं, तो देखो हमारे पास क्या आ गया MVN और RN इक्वल क्या है NH/2। कहाँ से, द्वितीय अभिग्रहित से। अब देखो अगर यहाँ हम V का मान रख लें, किसका मान रख लें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से V का मान रख दें, इन सभी फैक्टरों को नीचे ले जाओ तो हम R ज्ञात कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करना। हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करना। तो यहाँ हमें प्रतिस्थापित किससे करेंगे, V को R के पदों में प्रतिस्थापित कर दो। आप x y का मान ज्ञात करते हो, जब समीकरण को हल करते हो आप ये देखते हो हमें किसको किससे प्रतिस्थापित करना है, तब हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा। हमें यह त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पता है कि ये सभी को ले जाओ, v को प्रतिस्थापित करना है, तो इसमें से v को ज्ञात कर लो या इसमें से ज्ञात कर लो, v का मान इसमें रख देना, वो आसान पड़ेगा कि इसमें से इसमें v का मान रख दो, तो Vn कितना आ जाएगा, ये इसको नीचे भेज दो और इसको भी कहाँ भेज दो, नीचे, तो NH/2 MRN MRN। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको दे दो समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, जल्दी करो, इससे मैं ऊपर वाले मैटर को मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 2 है और ये 1 है, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो तो क्या आएगा, M V की जगह हमने क्या रख दिया, ये सारा मामला रख दिया, तो M थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, M V का मान ये है, तो M NH/2 MRN का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अब इसको जो कितने रख दो, ZE²/4πε0RN, और इसको कर दो सॉल्व, तो सॉल्व करो, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो सॉल्व करो क्या आएगा, M यहाँ क्या आ जाएगा, N² H²/4 π² M² RN² इक्वल कितना आ जाएगा, ZE²/4πε0RN। कुछ नहीं, वर्ग कर दिया सभी का, क्या कर दिया, अभी वर्ग किया है। अब देखो जो कट पिट रहा है उसको काट पीट लो, और यहाँ में R की ज़रूरत है, ये इसी R की तो ज़रूरत है, तो पहले तो काट ही लो इसको, एक इस R से ये R कट गई, और काटने के बाद मैं इनको उल्टा और कर रहा हूँ, दोनों पक्षों को उल्टा कर रहा हूँ। रीजन ये क्योंकि हमें R की ज़रूरत है, वो R को हमें ऊपर पहुँचाना है, तो आसान तरीका ये है, पहले मैं इसको भी पलट लूँ और इसको भी पलट लूँ, दोनों को पलट लूँ तो मैं जो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं इन दोनों को पलट लेता हूँ और R को R से काट देता हूँ, इस R से ये R गई तो क्या बचा, देखो काट दो, स्क्वायर गया, इसको R को हटा दो, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी हम पलटेंगे जब कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, तो यहाँ क्या हो गया 4π² M, और कुछ तो नहीं कट रहा, देखो कट रहा हो तो M से, हाँ ये M से M कट जाएगा, अभी काट पीट कर लो, तो फिर M से M कट गया, 3 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एक M बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे इस M से AM गया, ये फिर जाएगा ऊपर, तो 4π², पाई कहीं भी नहीं कट रहा, पाई भी कट रहा है इससे, तो पाई को भी काट लो, इसे पाई कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल पाई बच जाएगा, तो क्या बचा, या फिर ऐसा करो एक बार काट ही लो सभी को, फिर उसके बाद में कर लेना। M से M कट गया, ऊपर क्या बचा, N कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, H कट रहा है, नहीं कट रहा, तो N² H²/4 पाई कट रहा है, इधर से कट रहा है, और 4 भी कट जाएगा, तो 4 को भी हटाओ, तो पाई।
आप तो ये देखो कहीं से भी कट जाए, ऊपर नीचे इधर से कहीं से भी व्यवस्था बन जाए, उसको बना लो। तो एक पाई बचा, इस पाई से ये पाई गया, एक पाई गया, 4 से 4 गया पाई। अब यहाँ क्या आ जाएगा, m से m कट गया तो m, और एक r से r कट गया तो r n इक्वल क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई कट ही गया है एप्सिलॉन नॉट। इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, तो पाई m r n अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बस ये मिस्टेक नहीं हो जाए, कहीं पाई नहीं बच जाए, इनमें काट पीट में कहीं कुछ बच नहीं जाए, तो उस हिसाब से एकदम सिक्योर होके काटना है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? हमें ज़रूरत किसकी है, आर एन की ज़रूरत है, बाकी सारे मैटर उधर भेज दो, आर एन को इधर रख लो। तो आर एन क्या आ जाएगा, आर एन इक्वल, इसको उधर भेज दो, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तुम्हारे पास ही किसका फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, आर एन मतलब एनवीं कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या। अब देखो यहाँ कितने कांस्टेंट हैं और किसका मान हम रख सकते हैं, उसके आधार पर भी इसको हम आगे ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ जो कांस्टेंट मान हैं उनके मान रख लो, और जिससे आप आगे न्यूमेरिकल करोगे वो आसान हो जाएंगे। तो आर एन क्या जाएगा, आर एन इक्वल, देखो कांस्टेंट वैल्यू है उसको पहले रख लेते हैं, बाकी पीछे रख देते हैं। तो हमें एन स्क्वायर, एन का मतलब कक्षा, एनवीं कक्षा का मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो ये कांस्टेंट नहीं है, मान परिवर्तित होगा। नीचे से जेड, जेड परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करेगा, तत्व पर निर्भर करेगा कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो हमारे पास एन स्क्वायर जेड नहीं है, बाकी सबके मान हैं, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान पता है आपको, एच स्क्वायर मतलब एच का मान पता है आपको, प्लैंक नियतांक का, ये निर्वात की विद्युतशीलता उसका मान पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पता ही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, पाई का मान आपको पता ही है, सब कुछ पता है, उस मान को रख दो और बाकी को पीछे छोड़ दो। तो क्या एप्सिलॉन नॉट, एन का मान हमें नहीं पता है, एच स्क्वायर इसका पता है हमें, रख लेंगे अभी, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, और यहाँ क्या रख देंगे हम, एन स्क्वायर और जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। वैसे बच्चों आपने इन फॉर्मूलों को केमिस्ट्री में पढ़ा है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में बोर के अपग्रेड पढ़े हैं। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिख जाएगा, आर एन इक्वल, दिख रहा है कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। जल्दी बता, आपने इनको बोर के अपग्रेडों को केमिस्ट्री में पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है? आपने त्रिज्या भी ज्ञात की है, ऊर्जा भी ज्ञात की है, और उनका कक्षीय वेग भी ज्ञात किया है। आपने केमिस्ट्री में जरूर ज्ञात किया हुआ 11th क्लास की में, ध्यान आ रहा हो तो, क्योंकि जब मुझे उस टाइम का ध्यान है कि हमने भी पढ़ा था, और ये मुझे तभी के याद है, उसी केमिस्ट्री के याद थे। तो अब इसमें क्या करना है, देखो ये वैल्यूज आपके पास हैं और ये वैल्यू आपको रखनी है। ये क्वेश्चन में दी होंगी कि एन यहाँ कौन सी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जेड कौन सा तत्व, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, ये इस पर निर्भर करेगा। बाकी कांस्टेंट वैल्यू सभी आप रख सकते हो। तो आर एन इक्वल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12। अरे निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अब इंटू एच प्लैंक नियतांक कितना 6.63 इंटू 10⁻34 इसका वर्ग अपॉन पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू एम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ये धनावेश है या धनावेशित नाभिक है और इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये तो धनावेश हो गया और ये इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ जो द्रव्यमान लेंगे इस इलेक्ट्रॉन का लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चक्कर लगा रहा है, नाभिक अपनी स्थिर अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है।
तो इसकी जो त्रिज्या है वो किसी द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉन के पे। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, हालांकि एक कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है तो उसका मान तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमें न कि नाभिक का द्रव्यमान रखते हुए, क्योंकि नाभिक तो इस तरह जब आप पत्थर को रस्सी में बांध कर इस प्रकार से घुमाते हो तो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल किससे द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, उस पत्थर के द्रव्यमान पर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक कांस्टेंट द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। तो उस द्रव्यमान, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काम में लेंगे, क्योंकि वहाँ जब हम उस पत्थर को जब रस्सी से बांध कर घुमाते हैं तो उस पत्थर का द्रव्यमान काम में लेते हैं। तो यहाँ भी हम किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, न कि आपके हाथ के द्वारा जिस दृढ़ आधार से उस रस्सी को बांध करके घुमाते हैं उसका द्रव्यमान लेते हैं, जबकि उस पत्थर का द्रव्यमान काम में लेते हैं। तो यहाँ भी हम किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काम में लेंगे, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल में यहाँ क्या काम आ रहा है, अभिकेंद्रीय बल किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, नाभिक की ओर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काम में लेंगे, तो हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। ओके, ई स्क्वायर, ई का मतलब क्या हो गया 1.6 × 10⁻19। आविश हो जाएगा, इसका बरक कर दो। अब n²/z इसका मान हम रख नहीं सकते, तो n²/z ये हमें दिया होगा कौन सी कक्षा के लिए, कौन से तत्व के लिए ज्ञात करना है, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन करो फटाफट, जल्दी करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है जल्दी करो। इसका मान आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्योंकि दूरी है, तो 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया कि नहीं। इसका कैलकुलेशन करते रहना आप। इसको कैलकुलेट करने के बाद में फाइनली कितना आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो जाएगा, × 10⁻10 और n²/z। तो ये आप क्या ज्ञात कर सकते हो, यहाँ आपके पास n का मान हो, अर्थात कौन सी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है वो मान हो आपके पास, और z मतलब किस परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, पर उसका परमाणु क्रमांक पता हो, तो आप उस nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। अर्थात कोई भी मान दिया हो, तीसरी कक्षा ज्ञात करना है तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, परमाणु जैसे हाइड्रोजन दिए हो तो उसका 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से आप मान रख करके उसकी nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम बात करेंगे कक्षीय चाल की, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। यहाँ हमें एक ये फॉर्मूला फिर से काम आएगा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले ही। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम आएगा फिर से। तो यहाँ आप क्या लिख लो, Rn = ε0 n² h² πm ZE²। ये Rn मतलब nवीं कक्षा की त्रिज्या फॉर्मूला हमारे काम आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पहले से ही लिख रखा है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, तो हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल कैसे ज्ञात करेंगे, कक्षीय चाल को कैसे व्यक्त करेंगे, Vn से व्यक्त करेंगे। अरे वेलोसिटी वेग हो जाएगा या चाल कुछ भी को, आपको सर चाल और वेग में अंतर होता है, वहाँ अंतर है, मानते हैं कि चाल और वेग में अंतर है, लेकिन फिर भी यहाँ आप चाल कह लो या वेग कह लो। तो देखो यहाँ जो MVR है, MVR का मतलब कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है, तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर साहब का कौन सा विपरीत था, द्वितीय विपरीत था। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से क्या होता है MVR। अब बात यहाँ भी वही आ जाएगी, nवीं कक्षा, या आप कह सकते हो nवीं कक्षा की त्रिज्या nवीं कक्षा में वेग, nवीं कक्षा की त्रिज्या nवीं कक्षा में वेग इक्वल कितना हो जाएगा, बताओ h/2π का पूर्ण गुणज अर्थात n, तो n h/2π।
अब यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, v ज्ञात कर सकते हो। वी एन क्या हो जाएगा, इन सभी को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो, तो एन एच अपॉन 2 पाई और एम आर 2 पाई एम आर एन होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ वी एन इक्वल क्या हो जाएगा, एन एच मान किसका रख लो, आर का, चूंकि ये देखो ज्यों की त्यों काम आया है, चूंकि आर एन इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम जेड ई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अरे इससे जस्ट पहले याद किया मैंने, तो मिटाया भी नहीं इसी के मारे, मुझे पता है यही काम आएगा, तो इसलिए यहीं लिख रखा है, यहाँ चूंकि लगा के लिख दो, बस चूंकि तो लगानी पड़ी है। तो एन इसको ज्यों की त्यों रखो यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एम आर का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। हमने मान रख दिया, कैलकुलेट कर दो इसको, तो करो जल्दी। वी एन इक्वल कितना आ जाएगा, जो काटपीट हो रही है उसको काटपीट कर लो, पाई से पाई गया, एम से एम गया, बाकी इसको पलट के ऊपर कर दो, 2 का कोई इंतजाम नहीं हो रहा, तो यहाँ का क्या कर लो, इसको पलट के ऊपर करेंगे तो एन एच जेड ई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ये तो किसी से कट ही नहीं रहे जेड ई स्क्वायर के, कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो क्या हो जाएगा एन एच जेड ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन, अब नीचे जो बच्चा है उसको लिखो, देखो पाई से पाई एम से एम गया, नीचे क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। हाँ ये एम इनको और काट लेते और भी ठीक रहते, चलो नेक्स्ट स्टेप में काट लेंगे। वी एन इक्वल कितना हो जाएगा, जो बचा है उसको काट लो, एन एच को काट लो, यहाँ से कितना आ गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये तो होगा। अब इसको सेपरेट कर लो, जो कांस्टेंट राशि है उनको अलग रखो, जो कांस्टेंट नहीं है उनको अलग रखो। फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको यहाँ लिखाई रहने देते हैं क्योंकि ये फिर से काम आएगी। तो वी एन इक्वल कितना हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट नहीं उसको जेड एन को अलग रखो, बाकी इधर रख दो, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एच, और इधर क्या आ जाएगा जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। आपका फॉर्मूला क्या है, जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, फॉर्मूला क्या है, जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। इसको मैं सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि इनके हम मान रख लेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको सॉल्व करने के बाद हमारे न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। तो वी एन इक्वल कितना हो जाएगा, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का वर्ग अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू ये क्या है एच, तो एच का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अरे इतना ही तो होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ जाएगा, जेड अपॉन एन, ये तो यहीं रहेगा। अब ये प्रॉब्लम करने लग गया, तो देखो समझ लो इसको, केवल इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट वैल्यूज को, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मान आएगा 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। इस इन मानों को हम कैलकुलेट करने के बाद जो मान आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस मानों को कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड होगा, जेड अपॉन एन। इसको यूँ कितना रख देता हूँ, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि बेग है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये आपका किसका मान आ गया, बेग के लिए। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ऐसे ही 8वीं कक्षा की त्रिज्या के लिए जो फॉर्मूला आया था वो भी आपको डायरेक्ट याद रखना। कितना आया था 0.529, कितना आया था बताओ, एन स्क्वायर अपॉन जेड। कितना आया था, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो आया था। तो इसको भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। एक तो वी एन आ गया, वी एन क्या है, जेड ई स्क्वायर
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये दोनों फिर से काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने फिर से लिख लिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं कि हमने किस प्रकार से 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया है। ये वेग हो गया, पहले हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, वेग ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात कर लेते हैं उनकी आवृत्ति। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं? उनकी आवृत्ति। तो देखो आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, तो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। और ये मिट गए, एन स्क्वायर, यहाँ क्या था? एच स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति जो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है एफ एन इक्वल, आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है 1 सेकंड में नाभिक के कितने चक्कर लगा रहा है। आवृत्ति का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में नाभिक के जितने चक्कर लगाएगा वह उसकी आवृत्ति हो जाएगी, या प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के चक्रणों की संख्या। चक्रण का मतलब ये है नाभिक की चक्रण। चक्रण एक वो सेल्फ रोटेट और होता है, जैसे पृथ्वी है सूर्य के चक्कर तो लगाती है, उसके साथ साथ वो खुद अपनी अक्ष पर भी घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का खुद का भी एक चक्रण होता है। तो उसका 1/2 मान होता है, उसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, 12th लेवल पर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का खुद का भी चक्रण, वो चक्रण अलग है, मैं परिक्रमण की बात कर रहा हूँ। नाभिक की जब वो परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन, तब उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब ये है 1 सेकंड में वह नाभिक के कितने चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब देखो आपने कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल जरूर किए होंगे, 10th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे मैथ में, कि एक गाड़ी ने 2550 मीटर की दूरी तय की और उसके पहिए की त्रिज्या है वो 5 मीटर है। पहिए की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है, और उसने दूरी तय की 2550 मीटर। तब उसके पहिए के चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन किया होगा आपने मैथ में, किया है कि नहीं किया है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दी होगी और उसके पहिए की त्रिज्या दी होगी, उसके आधार पर आपको जो पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया होगा मैथ में। तो यहाँ आप क्या करते हो कि पहले तो उसकी परिधि ज्ञात करते हो। अरे त्रिज्या के आधार पर 2πr लगा करके आपने पहले तो उस पहिए की ज्ञात कर ली, परिधि ज्ञात कर ली। फिर परिधि का भाग किस में दे दिया आपने? संपूर्ण मान में। परिधि का भाग आपने किस में दे दिया? संपूर्ण मान में दे दिया। तो आपके चक्करों की संख्या आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? अरे एन इक्वल आप लगाते हो कुल दूरी बटे परिधि, ऐसी तो ज्ञात करते हो। कुल दूरी उस गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस पहिए की परिधि, तो उस पहिए द्वारा लगाए चक्करों की संख्या आप ज्ञात कर लेते हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के जब परिक्रमण की कितनी संख्या में उसने परिक्रमण किया है, चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये फिक्स हो गया कि नीचे परिधि आएगी कि नहीं आएगी? अरे उसकी कक्षा की परिधि आएगी। और परिधि आप ज्ञात कर लो क्योंकि आप त्रिज्या ज्ञात कर चुके हो। जब मैंने यहाँ आपको 5 मीटर त्रिज्या दी, उसकी परिधि आपने ज्ञात कर ली 2πr लगा के, तो यहाँ भी आपके पास त्रिज्या है, Rn है या नहीं है? 9वीं कक्षा की आपके पास त्रिज्या है, तो आप पहले परिधि ज्ञात कर लोगे, और जो दूरी दी होगी या विस्थापन दिया हुआ उसमें उसका क्या दे दोगे? भाग। तो यहाँ आपको दिया है Vn। आपको सर आपने तो ये बेग रख लिया, यहाँ आप दूरी विस्थापन कहते हो, बेग रख रहे हो। यहाँ ये क्या है? माना कि बेग किसे मीटर प्रति सेकंड में ही तो आएगा, मीटर प्रति सेकंड। बेग यहाँ किस में आता है? मीटर प्रति सेकंड। मैं भी कह रहा हूँ 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय हुई? तो यहाँ जो बेग है वो 1 मीटर में तय, 1 सेकंड में तय की गई दूरी तो हो गई, होगी कि नहीं होगी? अरे मैं कह रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड, उसी 1 सेकंड में, अर्थात उस 1 सेकंड में तय की गई दूरी में ही मुझे चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए यहाँ Vn, या आप ये कहो कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन का वेग है, माना कि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का वेग v इक्वल 5 मीटर, आप इसको मान लो 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का वेग 15 मीटर पर सेकंड है, तब मैं आपसे कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है? तो आप क्या कहोगे? नहीं सर 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। आप यही तो कहोगे। मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर 15 मीटर है। फिर मैं कहूँ अरे ये तो बेग है, कह सकता हूँ
अरे क्यों, आप भी तो मुझसे कह रहे हो कि सर आपने यहाँ वेग क्यों रख दिया है, आप दूरी या विस्थापन की बात करें, विस्थापन बटे परिधि आनी चाहिए, और मैंने रख लिया यहाँ वेग। तो वेग इसलिए रखा है क्योंकि हमें 1 सेकंड में ज़रूरत है, तो 1 सेकंड में जो वेग होगा वही विस्थापन है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 15 मीटर पर सेकंड। वेग कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने पूछ लिया 1 सेकंड में तय दूरी या विस्थापन कितना है, तो आप कहो सर 15 मीटर है, तो 15 मीटर तो वेग ही है, तो दोनों बराबर होगी नहीं। अरे 1 सेकंड में तो बराबर होंगे दोनों। तो यहाँ मैंने इसलिए क्या रख लिया है, वेग रख लिया है। तो जैसे यहाँ दूरी थी 2550 मीटर माना कि पर सेकंड होती, तो इसी को आप क्या कह लो, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, क्योंकि हम 1 सेकंड में चक्करों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 सेकंड के लिए वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन ही होगा कि नहीं होगा। या आप इसको चाल कहोगे तो 1 सेकंड में ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। Vn को यदि आप चाल कहते हो तो ये क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में तय दूरी। और भाई हमें 1 सेकंड में हमें क्या ज्ञात करना है, चक्करों की संख्या। तो अर्थात हमारे लिए यही क्या है, अरे यही हमारे लिए 1 सेकंड के लिए तो यही Vn ही हमारे लिए दूरी है, या विस्थापन कह सकते हो आप। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ मैंने Vn रखा है, रीजन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में मैंने पिछले साल पढ़ाया, तो यही बच्चों का बार बार क्वेश्चन सर यहाँ Vn क्यों लिखा है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ। और नहीं समझ में आए फिर भी मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। तो यहाँ क्या रख लो, 2πr, अरे परिधि और एनवीं कक्षा की परिधि, तो Fn क्या हो जाएगा, Vn/2πrn। समझ में आ गया कि नहीं। इसके आधार पर समझ लेना, ऐसे प्रश्न आपने किए होंगे मैथ में। अब देखो, जैसे कुछ आधा काम मैंने पहले ही करके रखा है, Rn और Vn हमने पहले ज्ञात किए थे, वहां से मैंने मिटाई नहीं, वहीं की वहीं लिख दिए हैं। इनमें देखो Vn भी काम आएगा और Rn भी काम आएगा, जो कि त्यों इनको इसमें रख दो। कहाँ से रखे हमने, Fn इक्वल Vn का मान क्या है, ZE²/2ε0 NH। तो बच्चों आज तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ वास्तव में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो आप आज ही पढ़ रहे हो। अरे और दिन तो नॉर्मल सी चीज़ें चलती रहती हैं, हालांकि टफ तो ये भी नहीं है। यदि आप दिमाग लगाओगे, वीडियो को आप 2 बार देखना, आपको समझ में जरूर आ जाएंगी। प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को 2 बार जरूर देखे, तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को मैं प्राइवेट नहीं करूँगा, बाकी सभी वीडियो को प्राइवेट करूँगा, सभी को ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो ZE²/2ε0 NH, Vn का मान हो गया 2π, और R का मान कितना है, इसको रख दो जो कि दो, ε0 N² H²/πm ZE² रख दिया हमने। अब देखो ये मान कहाँ से आए, चूंकि हमारे बगल में से आए। कहाँ से आए, हमने बगल में लिख रखे थे, पहले ही चीटिंग कर रखी थी, वहाँ से आए। अरे देख, ये हमने अभी तो ज्ञात किए हैं इससे पहले ही। तो इनको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो Fn इक्वल क्या आ जाएगा, हाँ ध्यान रखना, इसको सॉल्व करते में कहीं कोई n छूट जाता है, कहीं h छूट जाता है, तो वो छोड़ना नहीं है। तो उनका बहुत कॉशियस होकर के इसको हल करना है। तो देखो काट पीट करना स्टार्ट करो। पाई से पाई कट गया, तो मैं इसको एक बार पहले लिख देता हूँ, काट पीट की लिख देता हूँ। तो ZE², यहाँ कुछ काट पीट हो रही है, नहीं हो रही, अपॉन ये कम करो, Fn इक्वल ऊपर क्या बचा, ZE²/2ε0 NH अपॉन पाई से पाई गया, 2 से 2 नहीं जा रहा कहीं, तो फिर तो इससे ZE² चला जाएगा। पूरी तरह ही काम करना पड़ेगा। देखो ZE² से क्या गया, ZE² गया, पाई से पाई गया, इसको पलट के भी लिख दिया, तो नीचे आ गए आएंगे। ये ZE² नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको पहले एक बार पलट लेते हैं। तो ZE²/2ε0 NH इंटू, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, πm ZE²। आप इस तरह से करोगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो 2πε0 N² H²। क्या किया देखो, इसको यहाँ की जो की त्यों रखा है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर पलट दिया है, और गुणा में आएगा तो पलट के तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने इसको पलट दिया है। अब इसको सॉल्व करो, 2πε0 N² H²। सही है अपना। तो नीचे दिख रहा है कि नहीं। तो Fn इक्वल, अब काट पीट लो, ऊपर क्या बचा, पाई m कहीं कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, Z² e⁴। अरे Z तो स्क्वायर हो जाएगा, e⁴ हो जाएगा, तो Z² e⁴।
यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और यहाँ पाई है तो पाई से पाई काट ही लो, पाई से पाई कट गया, नीचे क्या बचा 4 हो गया, ये क्या बचा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब एन का क्यू हो गया, अब एच का भी क्या हो गया क्यू हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो एच का क्यू, एन का क्यू, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई कहाँ आ गया नीचे आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब ऊपर क्या आ गया एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई आवृत्ति आ गई। अब यहाँ आप मान ज्ञात कर सकते हो, एम का मान रख करके कांस्टेंट मान रख लो, बाकी को बाहर करके आप उसका भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं? अब बात करें हम उसके आवर्तकाल की, अर्थात उसके एक चक्कर में लगा समय, उसके एक चक्कर में लगा समय ज्ञात करेंगे तो आवृत्ति का उल्टा होता है। अरे टी इक्वल क्या होता है 1/f होता है कि नहीं होता है? तो इसी को पलट देंगे तो उसका आवर्तकाल आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तुम्हारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आया है, एफ एन इक्वल एम, देखो जेड को मैं उधर रख देता हूं और एन को भी उधर रख देता हूं, एम ई की पावर 4 अपॉन कांस्टेंट मान में इधर रख लेता हूं 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एच क्यू और यहाँ क्या रख दो जो परिवर्तित राशि हैं जेड स्क्वायर, ये सभी के लिए अलग अलग होगा परमाणु क्रमांक का मान, और एन क्यू। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ जेड का मान परमाणु क्रमांक है जो अलग अलग होगा, अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होगा। एन जहाँ क्या है, अरे कक्षा, एन भी कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप आवृत्ति ज्ञात करोगे, क्योंकि आपको पता है छोटी कक्षा होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन फटाफट घूम जाएगा, आवृत्ति ज़्यादा होगी, बड़ी कक्षा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब इसी से आप आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हो, टी इक्वल होता है 1/fn। आपने 11th क्लास में खूब पढ़ा है इसको, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है? तो कुछ नहीं, इसी का 1/, कर दो, 1/, करके क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से टी ज्ञात करना है हमें, तो टी इक्वल क्या आ जाएगा, टी वो भी एन का मतलब एनवीं कक्षा में आवर्तकाल, एनवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, तो टी एन इक्वल कितना हो जाएगा 1/fn क्या है एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू एन क्यू। अब इसको पलट दो तो टी एन कितना आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यू एन क्यू अपॉन एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया आवर्तकाल का। ये आपको याद रखनी है। आपको तो डर लग रहा होगा कि सर इनको कैसे याद रखेंगे, प्रॉब्लम है। 2 बार वीडियो जरूर देखें ताकि समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा की। आज ही पढ़ोगे या कल पढ़ोगे, जल्दी बताओ। कल देखें, आज ही देखें? वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद में आपके ऊपर से गुजरेगा। तो नेक्स्ट हम जो ऊर्जा की बात करेंगे, एनवीं कक्षा की ऊर्जा, उसको हम कल बात करते हैं। तो गुड बाय बच्चों।